ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। नमस्कार। हम सब के जीवन में ढेर सारे रंग होते हैं। जीवन का एक रंग तो ये भी है कि हम जो बनना चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, अगर वो हो जाता है तो हम बेहद खुश रहते हैं। जीवन का दूसरा पहलू ये भी है कि जो हम सोचते नहीं हैं, अगर वो सब हमारे जीवन में घटित होने लगता है तो हमारा जीवन ऊब से, चिड़चिड़ेपन से और कहीं ना कहीं फिर डिप्रेशन से घिर जाता है। अब देखिए ना, जब कोरोना संकट की शुरुआत हुई तो हमने किसी ने नहीं सोचा था कि ये संघर्ष इतना लंबा होगा। लेकिन इस संघर्ष की कई शानदार बातें भी निकलकर सामने आईं कि इस देश ने समय-समय पर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया और आज हम उस स्थिति में हैं जहां से हम दुनिया को कह सकते हैं कि हमने बेहतरीन ढंग से कोरोना का प्रबंधन किया। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हम बेहद सफलता के साथ नित नए कीर्तिमानों से भरते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है और वो ये है कि क्या कोरोना खत्म हो गया? नहीं। तो फिर आप सब में इतनी उदासीनता क्यों है? मास्क पहनने को लेकर, सुरक्षित दूरी को मेंटेन करने को लेकर, और इससे भी बड़ी बात जो हमने आदत डाली थी, साबुन पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोने की, सैनिटाइजर का प्रयोग करने की, वो समय के साथ कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है। एक बात याद रखिए, इस संक्रमण से अगर समाज में एक व्यक्ति भी संक्रमित है तो आपको भी खतरा है, हमें भी खतरा है। इसलिए जब तक इस महामारी का संपूर्ण रूप से निराकरण नहीं हो जाता, तब तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान डॉक्टर N.K. अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद, आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो हमारे श्रोताओं के जहन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या कोई और नया टीका आ रहा है, क्या इस पर शोध चल रहा है, और खासकर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत दिलचस्पी से आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बच्चों के लिए टीका आ रहा है क्या? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, साथ ही साथ गौरवान्वित करने का सवाल भी है, क्योंकि आने वाले समय में अगले कुछ हफ्तों में 2 नए टीके जो पूर्णतः भारत में निर्मित हैं, उनको उपलब्ध रहेंगे भारतीयों के लिए। और एक है हमारा mRNA वाला वैक्सीन। हम सब लोगों ने फाइजर वैक्सीन का नाम सुना होगा और मॉडर्ना वैक्सीन का, लेकिन भारतीय mRNA जो है उससे बेहतर तकनीक से बनाया गया है। बाहर वाली वैक्सीन जो है, जो फाइजर मॉडर्ना, वो हमें -70 बहुत ठंडे उसमें रखना पड़ता है और वो दूर दराज के एरिया में जाने में परेशानी है। लेकिन भारतीय जो वैक्सीन mRNA आ रही है, इसको DCGI ने अप्रूवल दे दिया है और ये 2 से 8 डिग्री में, यानी कि मैं उसको जैसे दूसरी वैक्सीन है उसकी तरह कहीं भी ले जा सकता हूं, और ये अभी वयस्कों के लिए इसको अप्रूव किया गया है। दूसरी वैक्सीन जो दुनिया में अपनी तरह की एक पहली वैक्सीन है और वो है नेजल वैक्सीन, यानी नाक में जैसे नेजल ड्रॉप्स डालते हैं, जुकाम वगैरह हो जाता है जी, उसी तरीके से ये नेजल वैक्सीन है और ये दुनिया में अपनी किस्म की पहली वैक्सीन है और हमें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर या अगले महीने के मध्य तक वो भी उपलब्ध हो जाएगी। और उस वैक्सीन के जो आरंभिक आंकड़े हैं बहुत उत्साहजनक हैं जी। और इसका विशेष जो इसकी काम करने की शक्ति ये है कि हमारे फेफड़ों में ज्यादातर जो भी ये वायरस है, कोरोना वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सब हमारे नाक से, मुंह से फेफड़ों में जाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम इसको नाक में डालते हैं तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होने की संभावना है। जी। तो अब जैसे आंकड़े आएंगे तो उसको देख करके पता चलेगा। और ये दोनों पूर्णतः भारत में विकसित और निर्मित वैक्सीन हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हमारे पास दुनिया की पहली DNA वैक्सीन जो उपलब्ध है, दूसरी
जो कार्बीवैक्स अभी हेटेरोलॉगस बूस्टर के लिए भी उसको अप्रूव कर दिया गया है जी और वो भी उपलब्ध है। और तीसरी सबसे पहली जो थी कोवैक्सीन, जी ये भी पूर्णतः। तो ये 5 वैक्सीन भारत ने, जो पहले खाली वैक्सीन का निर्माता था, अब वैक्सीन का विकासकर्ता, अनुसंधानकर्ता और निर्माता बन गया। तो ये एक आमूल परिवर्तन आया है और इस पे बहुत गर्व करने वाली बात जी है। बिल्कुल, बहुत ही दूसरा गौरवान्वित सवाल करने आपने वाली बात। बताया जी कि बच्चों के लिए, बिल्कुल। तो बच्चों के लिए इस समय वैक्सीन, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि 12 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो किशोर अवस्था में हैं, जी उनमें और बच्चों के, छोटे बच्चों के मुकाबले ज्यादा गंभीर बीमारी होने की संभावना होती है। तो हमारा पहला लक्ष्य है कि 12 से 18 वाले जो सारे बच्चे हैं उनको टीका लग जाए। जी। अभी लगभग 60% लोगों को, बच्चों को दोनों टीके लगे हैं और एक टीका जो है शायद 75% या करीब उसके आसपास लगा है। तो माता पिता से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को जो किशोर अवस्था में है उनको जरूर लगाएं। खासतौर पर किशोर इसलिए कि एक तो ये कई बार वयस्कों की तरह इनका व्यवहार होता है, रिएक्शन होता है बीमारी के प्रति। दूसरा कि ये अपने खेल में, अपने सहपाठियों के साथ बाहर घूमने में इनके बाहरी दुनिया से संपर्क ज्यादा संभावना होती है उसके मुकाबले जो 12 साल से छोटे हैं। तो इन बच्चों का हमारे मन में पहला ये है। हमारे पास वैक्सीन 12 साल से कम वालों के लिए भी है, लेकिन अभी कार्यक्रम का जो पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है कि 12 से 18 के बीच वाले बच्चों को वैक्सीन मिल जाए। जी। छोटे बच्चों का जहां तक वो है, आपने सवाल की माता पिता में चिंता है, तो ये मैं कहूंगा कि अभी तक जो हमने आंकड़े देखे हैं पिछले 8 महीने के भी, उससे पहले भी और अभी 8 महीने के, कि छोटे बच्चों में संक्रमण तो हो जाता है लेकिन बहुत ज्यादातर इसमें कोई लक्षण होते नहीं है, और लक्षण होते भी तो बहुत हल्के। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। उनको स्कूल जाने दीजिए, खेलने दीजिए, और हाँ, सफाई का बहुत ध्यान, जैसे आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि भाई हाथ धोना, और वो बहुत जरूरी है, और भीड़ भाड़ से अगर वो बच सके तो बड़ी अच्छी बात है। जी। कार्यक्रम में अगर आप भी डॉक्टर एनके अरोड़ा से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मोहम्मद आरिफ जुड़ गए हैं। आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है। जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी जी, जो 12 से 18 साल के बच्चों का टीका के बारे में अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से, जैसे बड़े लोगों के 2 टीके लगाए गए हैं, तो इसी तरह के दोनों टीके बच्चों के भी लगाए जाएंगे? अगर ये लगाए जाएंगे तो कितने कितने अंतराल के बाद लगाए जाएंगे? इसके बारे में जरा आप प्रकाश डालें। जी डॉक्टर साहब। आरिफ साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो 12 से 14 साल के बीच में कार्बावैक्स करके वैक्सीन है, जो 4 हफ्ते के अंतराल से 2 डोजेस ही लगती है जैसे बड़ी में। और 15 से 18 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन करके जो वैक्सीन है वो भी 4 हफ्ते के अंतराल से दी जाती है। और अगर आप ये याद करेंगे कि कोवैक्सीन बड़ों में भी दी जाती है और वही वैक्सीन बच्चों में भी पूर्णतः सुरक्षित है। इसी तरह कार्बोवैक्स अब बड़ों में हेटेरोलॉगस एहतियातन डोज के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, और ये बच्चों में भी बहुत प्रभावी है और बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है। और यहाँ ये भी बताऊंगा कि मैं विश्वास करता हूँ कि आपको मालूम होगा कि जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए टीका होता है, ये बिल्कुल उसी तर्ज पे बना हुआ है। तो इस कार्बावैक्स के बारे में बहुत सारा अनुभव है, पुराना भी, और पूर्णतः सुरक्षित है बच्चों के लिए। डॉक्टर अरोड़ा, जैसे आपने बहुत विस्तार से बताया नेजल वैक्सीन के बारे में और एक और वैक्सीन के बारे में, अब जो श्रोता हैं या जो देशवासी हैं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं या अलग माध्यमों से उनको नेजल वैक्सीन की प्रगति की जानकारी मिल रही है, उनके जहन में एक स्वाभाविक सवाल आएगा कि क्या वो भी नेजल वैक्सीन लगवा सकते हैं? उन्होंने दोनों डोज ले ली है, बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज भी ले ली है, तो क्या वो भी नेजल वैक्सीन लेंगे? देखिए, जो भारत का जो हमारे पास आंकड़े हैं, वैज्ञानिक आंकड़े जी, उसके हिसाब से 2 प्रारंभिक डोजेस के बाद एक एहतियातन डोज 6 महीने के बाद लेने की जरूरत है। 6 महीने के बाद कभी भी ली जा सकती है।
और उसके बाद और डोज लेने की, जिसने 3 डोज ले ली है उसकी और जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी पूरे देश में करीब 100 करोड़ लोगों वयस्क हैं, जिसमें से केवल 15 करोड़ लोगों को ही एहतियातन टीका लगा है। तो हमारे अभी 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एहतियातन टीका लगना है। अब एहतियातन टीके के लिए एक हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हेट्रोलॉगस वाला कार्बोवैक्स, जो ऑलरेडी इस समय सारे सरकारी केंद्रों पे मुफ्त उपलब्ध है, और जो आंकड़े हैं इंट्रानेजल के, तो इंट्रानेजल भी हेट्रोलॉगस बूस्टर की तरह उपलब्ध रहेगी। तो जब भी वो उपलब्ध होगी तो तीसरी डोज के तौर पे हेट्रोलॉगस एहतियातन डोज या बूस्टर डोज के तरह इस इंट्रानेजल वैक्सीन को लगा दिया जाएगा। लेकिन किसी ने ऑलरेडी पहले 3 लगाए हुए हैं, उसको कोई चौथी डोज की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत ही विस्तार से आपने एक बात बताई, लेकिन जो प्रिकॉशन डोज को लेकर डॉक्टर अरोड़ा लोगों का रुझान देखा गया वो उतना उत्साहजनक नहीं रहा जितना कि पहली और दूसरी डोज को लेकर तत्परता दिखी थी। हमने ये भी देखा कि स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे लोगों को कोविन ऐप पर या आरोग्य सेतु ऐप पर। अब जब 90 दिनों का एक कैंपेन सरकार चला रही है 75 दिनों का, और उसके बाद फ्री डोजेज लग रहे हैं, तो भी बहुत उत्साह नहीं दिख रहा है। ये जो झिझक है प्रिकॉशन डोज को लेकर, एक अलग तरह की झिझक दिख रही है कि हमने 2 डोज ले लिया, कोरोना खत्म हो गया है, हो भी रहा है तो सर्दी जुकाम हो रहा है, अब तीसरी डोज लेकर क्या फायदा होगा। इस मानसिकता वाले लोगों को क्या कहेंगे आप? तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये झिझकता नहीं है, जो हमारी समझ में आता है ये लापरवाही है। और इसका कारण ये है कि जो डर था कोविड का वो लोगों के मन में कम हो गया है। कि अभी ज्यादातर जो कोविड का संक्रमण है वो हल्का 2-3 दिन बुखार होता है, नाक बंद हो जाता है, खांसी आती है, गले में खराश होती है, बदन में दर्द होता है, वो 4-6 दिन में ठीक हो जाता है और कोई विशेष दवाई लेने की जरूरत नहीं होती है पैरासिटामोल के अलावा। और इतना कॉमन हुआ, घर में एक को हो जाए बाकी को भी हो जाता है, तो लोगों में टेस्टिंग भी अब खाली एक आध की किसी की करा ली, तो ये लापरवाही है। लेकिन मैं यहाँ पर सबको चेतावनी देना चाहूंगा कि हम एक इंसाकॉग करके एक सर्वेलेंस का सिस्टम है जिसमें सारे वायरस का जेनेटिक मेकअप देखा जा रहा है, और ये हफ्ता दर हफ्ता रोज, मतलब एक ये सतत प्रक्रिया है। और इसमें हम देख रहे हैं कि इस समय देश में 14-15 किस्म के ओमिक्रॉन वायरस घूम रहे हैं जी। अलग अलग, उनके नाम का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। सौभाग्य से वो कोई भी गंभीर बीमारी करने लायक नहीं है। संक्रमण बढ़ गया है, और बीच में आपने देखा होगा 20, 22, 25 हजार तक केस हो गए थे, लेकिन अब फिर 7-8 हजार केसेस पे आ गए रोजाना। तो संक्रमण तो हो रहा है लेकिन गंभीर बीमारी नहीं है, ये सौभाग्य की बात है। अब दूसरी चीज ये भी है कि मौत नहीं हो रही है, जैसे बहुत कम है, इक्का दुक्का, और वो ज्यादातर उन लोगों में अस्पताल में दाखिल होना पड़ रहा है या जिनकी मृत्यु दुर्भाग्य से हो रही है वो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, पहले से दिल की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, जिगर की बीमारी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो देखी गई है जो भारत के आंकड़े हैं कि जिन लोगों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ रहा है या जिनकी मृत्यु हो रही है उसमें 90% लोगों ने एहतियातन डोज नहीं लगवाई हुई जी। उनको लगनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं लगवाई। मेरा कहने का मकसद ये है कि एहतियातन डोज जो है एक इंश्योरेंस की तरह है। ये भविष्य के लिए, इंश्योरेंस हम आज के लिए नहीं करते, हम भविष्य के लिए करते हैं जी। तो एक तो ये है कि ये हमें हमारा जो प्रतिरक्षा का जो आवरण है उसको सुदृढ़ करता है, और खुदा ना खास्ता अगले 2-3 महीने में कोई नया ऐसा वायरस आ जाए जो गंभीर बीमारी करे, जैसे पिछले साल डेल्टा हो गया था, उस स्थिति से बचने के लिए यही हमारे पास सबसे कारगर हथियार है। तो मेरी सभी लोगों से विशेष विनती होगी कि इसको लापरवाही ना करें। मेरे को पता है हिचक नहीं है, उनको वैक्सीन के बारे में कोई संशय नहीं लगता, लेकिन वो है कि अब जरूरत है कि नहीं, वो डर खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक। तो इसको डर, मेरे को लगता है थोड़ा डर अच्छा है जी। क्योंकि ये हमारे प्रतिरक्षा का जो आवरण है उसको बेहतर करता है, और अगर कहीं आगे परेशानी हुई उससे बचाव भी हमारा करेगा।
और एक और भी है यहाँ पर, जैसे अगर मैं 100 लोग लूं जिनको कोई ना कोई बीमारी हो, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, बाकी जिगर की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, करीब करीब 50 से 75% लोगों को मालूम नहीं होता कि उनको वो बीमारियां हैं। यानी कि वो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं लेकिन वो उनको मालूम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप जो है एहतियातन डोज लगा लेंगे तो आपका अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसकी गंभीर होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रिकॉशन डोज की अहमियत बहुत ज्यादा है और इसे हम सबको समझने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं रिंकी तिवारी। रिंकी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। धन्यवाद। आना सिंह, नमस्ते। नमस्कार। और आपके साथ एक एक्सपर्ट है, उन्हें भी नमस्ते। नमस्कार रिंकी जी। जी जी बिल्कुल। सर, जैसे कि मैं अभी सुन रही थी, आप प्रश्न पूछ रहे थे, वो तो बहुत बेहतर था, लेकिन सर मेरा जो है, मेरी जो भ्रांति में उसके बारे में जानना चाहती हूँ। सर जैसे जब हमें कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगता था तो कहते हैं, डॉक्टर लोग बता रहे थे कि अगर बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो तो आप मत लगवाए। अगर वैक्सीन डोज में ऐसा कुछ फीलिंग होता है तो क्या हमें लगवाना चाहिए, या फिर जब ठीक हो जाए, जो हमारा फ्लू है कुछ भी हो, तब हम लगवाएं, या फिर लगवा सकते हैं? इसमें कुछ भी वो नहीं है। रिंकी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये मन में ये एक भय है कि पहली बार बुखार हो गया था, एक आध दिन हाथ नहीं उठ रहा था, पैरों में, हाथ पैर में दर्द हो रहा था। तो ये देखा गया है कि तीसरी डोज में कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाएं तो बहुत ही कम लोगों को ये सिम्टम्स होते हैं। और ये जो अभी नई हेट्रोलॉगस कार्बोवैक्स आई है, इसके बाद करीब करीब ना के बराबर इस तरह के लक्षण होते हैं। तो बिल्कुल सेफ है, और आप किसी भी समय जाकर के कैसी व्यवस्था में हो आप लगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नियमित श्रोता मोहम्मद यामीन। यामीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार मोहम्मद नसीम। सर मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी से लगा। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, आजकल जैसे कि वायरल चल रहा है बहुत ज्यादा, अगर किसी नवजात शिशु को हो जाता है कोरोना तो उसकी कैसे पहचान होगी और उसको क्या ट्रीटमेंट हो, क्योंकि उसकी वैक्सीन तो है ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या क्या खूबसूरत आपने एक चैलेंज रखा है कि नवजात शिशुओं में क्या कोरोना होता है, और अगर कोरोना हो जाए तो उसका इलाज क्या है, यही सवाल पूछ रहे हैं आप। ठीक। तो ये है कि अगर माँ में कोरोना है तो बच्चे में कोरोना होने की संभावना होती है, लेकिन ज्यादातर वहां पर भी इसमें लक्षण नहीं होते हैं। दूसरी चीज, हमारा जो एक सामाजिक परिवेश है, हमारी जो सांस्कृतिक मान्यता है कि पहले 6-8 हफ्ते माँ को बहुत लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि माँ की भी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और बच्चे की भी। और खास तौर पे अगर किसी का जुकाम है, किसी को बुखार है, नाक बह रहा है, उसको बच्चे को नहीं उठाने देना चाहिए, चाहे वो घर में कोई बहुत नजदीकी भी हो। तीसरी चीज कि अगर बच्चे में कोविड होता है तो वो लक्षण ज्यादातर बहुत हल्का सा बुखार होगा, या बच्चा दूध पीना बंद कर देगा, या सुस्त हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच करानी है और टेस्ट कराना है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि बड़ों में होता है, और इसकी रिपोर्ट आने के बाद जो छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में अगर कोविड हो तो उनको अस्पताल में दाखिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार नवजात शिशुओं में जब कोविड होता है तो गंभीर बीमारी हो सकती है और काफी जरूरत, वेंटिलेटर वगैरह, आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, और इसलिए यहाँ पर बचाव का बहुत महत्व है। देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, धर्मवीर। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। अपना सवाल पूछिए। धर्मवीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सवाल पूछिए। चलिए आवाज नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी लगभग 3 साल होने को जा रहे हैं कोविड को, क्या आपकी तरफ से कोई परमानेंट इसके ऊपर कोई वैक्सीन तैयार करी गई कि नहीं करी गई? जैसे कि अभी जो वैक्सीन आपकी तरफ से तैयार करी गई है
वो एक टेम्परेरी तौर पे जल्दी में तैयार करी गई है। इस पे ठोस जो वैक्सीन के ऊपर इलाज के ऊपर कुछ वैक्सीन बनाई गई है कि नहीं? तो दूसरा जो है, मलेरिया पे आज तक वैक्सीन क्यों नहीं बनाई गई? क्यों? मलेरिया क्या घातक नहीं होता क्या? कोविड ज्यादा घातक है क्या? अगर मलेरिया भी घातक हो जाए तो उसके लिए भी आपकी तरफ से मेहनत होनी शुरू हो जाएगी क्या? ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। नंबर एक, आप बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कोविड कब तक चलेगा और इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि कोविड का प्रकोप भारत में धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन बहुत पैनी नजर रखी जा रही है। और जैसा कि मैं पहले बताया इस कार्यक्रम में कि हर वायरस जो निकल रहा है उसकी जेनेटिक मेकअप देखा जा रहा है कि उसमें कोई ऐसी लक्ष्य, उसमें ऐसे कोई चेंजेस तो नहीं है, उसमें परिवर्तन तो नहीं हुए जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं या गंभीर बीमारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि 3-4 महीने का संयम अगर हम और रखते हैं तो लगभग हम एक आम जो पहले 2019 वाली जिंदगी को लौट सकेंगे। अभी भी काफी हद तक जो आर्थिक गतिविधियां हैं, बाकी रोजमर्रा की जिंदगी है, वो पटरी पे आ चुकी है, लेकिन हमें फिर भी ध्यान करना है। तो 2-4 महीने दिसंबर तक हम लोगों को जो संयम हमने दिखाया है और सारी दुनिया में दिखाया कि किस तरीके से भारत ने संयम दिखा करके, टीकाकरण करके और इस पूरी महामारी को उसकी चुनौती को सहा है बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ आपने जो सवाल पूछा वो कि मलेरिया की वैक्सीन के बारे में, तो ये आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि मलेरिया की वैक्सीन के बारे में अनुबंध हो गया है और भारत में मलेरिया की वैक्सीन भी बनेगी और अगले साल तक वो वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ये वैक्सीन जो है बच्चों में लगाई जाती है 4 से 6 महीने के बीच में और 4 डोजेस लगानी होती हैं पहले 2 साल में, और उससे जो है बचाव होता है। और आपका कहना बिल्कुल सही है, मलेरिया अपनी जगह वो भी उतनी ही चिंता की बीमारी है जितना कि बाकी बीमारियां। कोविड हमारे लिए उस समय उसका संक्रमण जिस तेजी से होता है, तो कुल मिलाकर के जो गंभीर बीमारी का वो है बर्डन है और मृत्यु का बर्डन जो था वो बहुत ज्यादा है। मलेरिया उतना ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जाता, मच्छर की जरूरत होती है, तो इतनी तेजी से कभी भी नहीं फैलता जैसा कोविड है। लेकिन इसके बारे में पिछले 30 साल से भारत में भी अनुसंधान चल रहा है और सारी दुनिया में। अब ये वैक्सीन बन रही है, लेकिन इससे भी संवर्धित वैक्सीन पे भी काम हो रहा है। लेकिन हमें लगता है फिलहाल अगले साल के मध्य तक ये वैक्सीन भारतवासियों को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। महेश जी हमारे बहुत शुरू से ही नियमित श्रोता रहे हैं। महेश जी, आज क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। महेश शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपकी आवाज सुन करके आनंद आ जाता है। और मैं आज जानना चाहता हूँ जी, हमने 3 डोज ले ली हैं और ये हमें तीसरी डोज कब तक सुरक्षित रखेगी, बताने की कृपा करें। और छोटे बच्चों को अपने से कैसे नजदीक लाए और कैसे दूर रखें, अगर कोरोना हो जाता है तो किस तरह सुरक्षित रहेंगे, बताने की कृपा करें। तो पहला सवाल कि भाई 3 डोजेज लगाने के बाद अगली डोज की जरूरत होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो कब होगी, ये पहला सवाल है आपका। तो उसका जवाब ये है कि फिलहाल भारत में जितने भी हम लोग हैं, वयस्कों को 3 डोजेज उचित मात्रा है। अभी फिलहाल ऐसा कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है हमारे पास जिससे हम कह सके कि और डोजेस की जरूरत है। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए इस देश ने, स्वास्थ्य सेवाओं ने पूरा तैयारी करके रखी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो देंगे, लेकिन अभी तक के जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उसके आधार पर लगता है कि अभी चौथी डोज की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल कि बच्चों पे, अगर किसी को घर में कोविड हो जाए तो एक घर के अंदर क्वारंटाइन वाला, यानी कि डिस्टेंस बना के रखना है। जो मरीज है कोविड का, उसको अगर अलग कमरे में रहता है, साफ सफाई का ध्यान रखता है और कम से कम बुखार वगैरह ठीक हो जाए और उसके बाद
6-7 दिन तक अपने को बचा के रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों से केवल बचाव जो है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, एक ही तरीके का बचाव का तरीका है। जी हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर वाले हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर कोविड हो जाए, क्योंकि 60 साल से ऊपर और बीमारियां हो जाती हैं और उसमें कोविड जो युवा लोगों में हल्की बीमारी होती है, उसमें गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है और दूसरी तरफ 2 साल से कम बच्चों को भी बहुत ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि उनमें भी गंभीर बीमारी होने की संभावना होती है। दिल्ली के केशवपुरम से हमारे साथ जुड़ गए हैं वेद प्रकाश। वेद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल था कि कोरोना की हम तीसरी वैक्सीन ले रहे हैं, अगर इसकी डोज बढ़ा दी जाए तो आने वाले टाइम में क्या और लेने नहीं पड़ेगी, अगर मात्रा बढ़ा दी जाए तो? नहीं, ये सवाल बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर कोई भी वैक्सीन की डोज नियमित की जाती है। पहले लेबोरेटरी में देखा जाता है, फिर एनिमल्स में देखा जाता है, बाकी और फिर उसके बाद मनुष्यों में लगाई जाती है। और ये डोज बहुत ही कैलिब्रेटेड होती है, कम या ज्यादा मात्रा करके। ये ऐसा नहीं है कि अगर चाय में 1 चम्मच की जगह मैं 2 चम्मच चीनी डालूंगा तो मिठास बढ़ जाएगी ना, वो नुकसान भी कर सकती है। तो इसलिए, और ये भी हो सकता है कि वो प्रभाव उसका खत्म हो जाए। तो इन बातों को करते हुए डोजेज एक वैक्सीन की, टीके की एक डोज में जितनी मात्रा है वैक्सीन की, वो बिल्कुल फिक्स्ड है और उसके पीछे महीनों और सालों की मेहनत होती है उस डोज को पहचानने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। पूरी वैज्ञानिक जांच परख करने के साथ ही जो वैक्सीन है वो जनता के लिए सर्वसुलभ बनाई गई है। कार्यक्रम में अंतिम कॉलर को अपने साथ जोड़ लेते हैं। मांग्या राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, आनंद जी, नमस्कार जी। आनंद जी जी, आनंद श्रीवास्तव जी, नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब से, ये पहली बार मेरी कॉल लगी है जी। पहली बार कॉल लगी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय कम है, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ है, ये कॉम्बिनेशन हुआ है इन दो, ये क्या नाम है इनका, होम्योपैथिक और आयुर्वेद का, क्या इसका एलोपैथिक के साथ भी कुछ संबंध हो सकता है जी? हाँ, ये सवाल वैसे तो टीकाकरण से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं और फिर किसी कार्यक्रम में देखिए कि दोनों विधाओं को इंटीग्रेट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि एलोपैथी के साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इन सब का समावेश किया जा सके। जी डॉक्टर अरोड़ा, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके, लेकिन भारत में टीकाकरण की स्थिति और आने वाले समय में जो स्वदेशी निर्मित टीके आने वाले हैं, उस पर आपने हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही विशेष जानकारी साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर अरोड़ा बता रहे थे कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं, भारतीय प्रयोगशालाओं में काम लगातार हो रहा है और निकट भविष्य में बहुत अच्छी खबर भी सामने आने वाली है वैक्सीन को लेकर। तो इसलिए सचेत रहें, सजग रहें, वैक्सीन जरूर लें, कोविड नियमों का पालन करते रहें, जहां भी जाएं मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें, हाथ को साबुन पानी से धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।